नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर की हिस्ट्री की। 1947 से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या क्या पॉलिसीज हुई हैं, तिब्बत पे किस तरह से चाइना ने हमला करके उसे अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद अब चाइना और हिंदुस्तान कौन कौन से एरिया हैं जिसमें बाउंड्री शेयर करता है। 1962 के युद्ध के बाद चाइना ने कौन से हिस्से पे कब्जा कर लिया है जो कि पहले हिंदुस्तान भारतीय इलाके में आता था। LAC क्यों और कब बनाई गई। उसके बाद जब भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प होती है तो वो हाथों से लड़ते हैं, डंडों से लड़ते हैं, पर उनके बीच में कभी भी वेपन्स, गन्स, मिसाइल्स, ये सब चीज़ें यूज नहीं की जाती। क्यों? हम A to Z ये सारी चीज़ें जानेंगे, पूरी केस स्टडी करेंगे ऑल ओवर कि अब तक के चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हुए, सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसमें आपको A to Z पूरी नॉलेज मिलेगी। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, साथ ही साथ आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। 1947 जब हिंदुस्तान देश आज़ाद हुआ था तब चाइना में चल रही थी एक सिविल वॉर जो कि 1949 में जाके खत्म हुई थी। अगर उस शुरुआती दौर की बात करें तो हिंदुस्तान चाइना का बहुत ही समर्थन करता था, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के कारण उससे जो इंटरनेशनल फोरम है वहाँ आने नहीं दिया जाता था। UN का मेंबर भी चाइना को इंडिया के समर्थन के बाद ही बनाया गया था। UN जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे कंट्रीज और नेशन के बीच में एक पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करती, उसका मेंबर भी चाइना को हिंदुस्तान के समर्थन के बाद बनाया गया। अगर अब हम बात करें 1960 की वीटो पावर की, तो ये वीटो पावर सबसे पहले हिंदुस्तान के पास आया था, पर इसे जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कह के ठुकरा दिया था कि हम तो एक नॉन अलाइंड देश हैं, हम इसका क्या करेंगे। फिर ये वीटो पावर गया था चाइना के पास और चाइना ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि पूरे एशिया में से किसी एक कंट्री को वीटो पावर मिलना था। तो पहले हिंदुस्तान को ये प्रस्ताव आया था, हिंदुस्तान के मना करने के बाद ये गया था चाइना के पास, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया था। अब जैसे ही 1949 में सिविल वॉर चाइना में खत्म हुई थी तो 1950 में चाइना ने क्या किया, जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एक बफर, एक सैंडविच की तरह काम करता था, वो था एक छोटा सा किंगडम जिसका नाम था तिब्बत। उस तिब्बत पे चाइना ने हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त तिब्बत के जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम था दलाई लामा, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो उस पे तिब्बत पे उन्होंने हमला करके अपने कब्जे में लिया। चाइना का ये कहना था कि जो तिब्बत है वो हिस्टोरिकल राइट्स और कल्चर राइट के अकॉर्डिंग चाइना की टेरिटरी में आता है। साथ ही साथ कभी ना कभी किसी ना किसी चाइनीज लीडर ने तिब्बत पे राज किया है, शासन किया है, तो तिब्बत जो है उनकी टेरिटरी होता है। अब पहले तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में तिब्बत आता था, पर चाइना ने तिब्बत को हमला करके अपने कब्जे में लिया, तो चाइना और हिंदुस्तान अब डायरेक्टली जो बाउंड्री है वो शेयर करने लगा। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी बाउंड्री है जो चाइना और हिंदुस्तान शेयर करता है। तो अगर हम नॉर्थ फ्रंट की बात करें तो हिंदुस्तान का लद्दाख वाला इलाका वो हम शेयर करते हैं चाइना के साथ, उसकी बाउंड्री। और नीचे आए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं जो हिंदुस्तान की जो स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर हम शेयर करते हैं हमारे ये चाइना के साथ। अब मेन डिस्प्यूट जो चालू हुआ है ये बाउंड्री का ही हुआ है। जैसा कि अगर हम बात करें LOC की, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो वहाँ वेल डिफाइंड एक फेंसिंग है, सब डिमार्क्ड बाउंड्री है। डिमार्क्ड बाउंड्री मीन्स कि वहाँ वेल डिफाइंड है कि इस लाइन के उस साइड पाकिस्तान है तो इस साइड हिंदुस्तान है, ना हिंदुस्तानी उस साइड जा सकते ना पाकिस्तानी इस साइड जा सकते। बट अगर अब हम इस साइड की बात करें जो हमारा हिंदुस्तान और चाइना वाला इलाका है, तो उस साइड ऐसी कोई डिमार्क्ड बाउंड्री नहीं है। वहाँ सिर्फ माना जाता है कि हाँ, अगर दो किंगडम है, जैसे कि हम बात करें लद्दाख जो किंगडम था, लद्दाख किंगडम और तिब्बत किंगडम की, तो वहाँ क्या होता था, जो नेचुरल जो बन जाता था बाउंड्रीज, जैसे कि पहाड़ हो गए, नदी हो गई, उसको ही मान लिया जाता था कि हाँ ये बाउंड्री है, इसके इस साइड हमारा हिंदुस्तान है, इसके इस साइड हमारा चाइना है, उसको नेचुरल बाउंड्री को बांध लिया जाता था। अब उसके बाद क्या होता था, जो एरिया ऑफ डोमिनेंस था उसको भी कई बार मान लिया जाता था कि हाँ इसके ये एरिया के उस साइड चाइना है, इस साइड हमारा हिंदुस्तान है। और अगर हम थोड़ा नीचे आए अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पहाड़ी इलाका है, हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी के अकॉर्डिंग हम लोग ने बाउंड्री मान ली थी। वहाँ कोई डिमार्क्ड बाउंड्री नहीं थी कि हाँ, या फेंसिंग वगैरह नहीं डाली थी कि हाँ इसके उस साइड चाइना है, इसके इस साइड इंडिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मेन डिस्प्यूट जो चालू हुआ था वो यहीं से हुआ था, बाउंड्रीज को लेकर, कि प्रॉपर हमारे पास डिमार्क्ड बाउंड्रीज नहीं थी। अब फिर उसके बाद 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक पॉलिसी को साइन किया गया जिसका नाम था पंचशील पॉलिसी। इस पंचशील पॉलिसी में 5 प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता था कि हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे,
एक दूसरे के इंटरनल अफेयर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे की कंट्री और उनकी टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। और इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जो तिब्बत है वो हिस्टोरिकल राइट के अकॉर्डिंग, कल्चर राइट के अकॉर्डिंग जो है चाइना का हिस्सा है, और इंडिया इस मुद्दे को कहीं भी इंटरनेशनल फोरम में नहीं उठाएगा। ये भी इस जो पंचशील का था एक रूल था, मतलब एक नियम था कि इंडिया उनको सपोर्ट करे। अब चाइना क्या करता था, चाइना जो हिंदुस्तान के इलाके थे उसे अपना इलाका बता के अपने नक्शे में शामिल करके अपने बुक्स और मैगजीन में छापा करता था। इस पे हिंदुस्तानी सरकार ने पत्र लिख के 2 से 3 बार आपत्ति भी जताई, तो उसमें चाइना ने जवाब में कहा कि ये पुराने नक्शे हैं, इसे हमने अपडेट नहीं किया और हमारी सरकार के पास वक्त नहीं है कि हम इसे बदल सके। उसके बाद 1954 में यूपी के बहलौती इलाके में चाइना ने हमारे भारतीय सैनिकों की तैनाती पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है वो उनके हिस्से में आता है, जिसे वो बूजी नाम से बुलाते हैं। इसके बाद भारतीय इलाकों पे चाइना ने घुसपैठ चालू कर दी। 1956 में अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने घुसपैठ की और 1958 की स्टार्टिंग में लद्दाख में और 1958 की एंडिंग में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में फिर से ही घुसपैठ की। उनका मेन मुद्दा हमेशा से शुरुआत से लेकर आज तक 2020 तक यही रहा है कि वो कैसे भी लद्दाख को या फिर अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी में शामिल कर दे, जो कि वो आज तक नहीं कर पाए हैं। चीन ने फिर शिजियांग से लेके तिब्बत के बीच में एक हाईवे बनाया जो कि अक्साई चीन से गुजरता था और अक्साई चीन भारतीय इलाकों में आता था। चीन ने 1956 में बनाया था, बट 2 से 3 साल बाद 1958 में जाके भारतीय सरकार को यह पता चल पाया था कि भारतीय इलाकों के अंदर चाइना ने एक हाईवे बना दिया। अब जो अक्साई चीन है वो कहाँ आता है? अक्साई चीन अगर आप देखेंगे जो नॉर्थ फ्रंट का इलाका है हमारा, वो लद्दाख का, उसमें आता है अक्साई चीन, जो कि हालांकि अब चाइना के अंडर में कब्जा कर लिया गया चाइना के द्वारा 1962 के युद्ध के बाद। उसमें उसकी अब हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो ये जो पहले था ये भारतीय इलाकों में आता था। अब इसमें जो हमारी भारतीय सरकार है उन्होंने पत्र लिख के आपत्ति जताई कि ये जो हाईवे है ये भारतीय इलाकों के अंदर से आपका गुजर रहा है। तो उन्होंने चाइना की सरकार ने इस पर जवाब दिया कि जो भी हाईवे है पूरा वो हमारे इलाके में। उनका ये कहना था कि जो अक्साई चीन वाला इलाका है वो उनका है, जबकि अक्साई चीन वाला इलाका भारतीय का था। तो इस मुद्दों में चलता रहा। भारतीय लोगों को पता ही नहीं चल पाया 2-3 साल तक कि हमारे जो इलाका है उसमें से चाइना ने हाईवे बना दिया। वो इसलिए हुआ कि जो अक्साई चीन है वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, आप देख सकते हैं टॉप का इलाका है, वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है। वहाँ जो इंसानों की तादाद है वो भी बहुत कम है, तो वहाँ पेट्रोलिंग बहुत कम हुआ करती थी, तो हमें पता ही नहीं चल पाया कि वहाँ उन्होंने इतना बड़ा एक हाईवे निकाल दिया। अब 1960 में चाइना प्रीमियर जोई एनलॉय हिंदुस्तान आए। उन्होंने इस पूरे डिस्प्यूट पे एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने कहा जो अक्साई चीन वाला इलाका है वो आप चाइना को दे दीजिए और जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है वो आप रख दीजिए। जो मैकमोहन वाला इलाका है, ये मैकमोहन क्या है? तो मैकमोहन 1940 में जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश रूल हुआ करता था तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कि 890 किलोमीटर लंबी लाइन रेखा खींची गई थी और जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का इलाका बताया गया था। अब चाइनीज ने बोला कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो हिंदुस्तान का इलाका नहीं है, वो साउथ तिब्बत है। हमने तिब्बत पे कब्जा कर लिया है तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है वो भी हमारा हुआ। हम ये मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, 1914 के एग्रीमेंट को हम नहीं मानते। पर ये एग्रीमेंट जो इन्होंने वो दिया था, प्रस्ताव दिया था जो प्रीमियर थे हिंदुस्तान को कि अक्साई चीन हमें दे दीजिए और मैकमोहन वाला इलाका आप रख लीजिए, तो उन्होंने, हमारी सरकार ने उसे नकार दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दोनों इलाके हमारे ही थे। अब इसके बाद हुआ ये कि आए दिन पेट्रोलिंग के दौरान दोनों जो सैनिक थे उनके बीच में झड़प होती रहती थी, गोलीबारी होती रहती थी। तो अब हिंदुस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे कहा जाता था फॉरवर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी पेट्रोलिंग की टीम्स बढ़ा दी थी, साथ ही साथ सारे बॉर्डर्स में चौकियां बनाई थी। अब ये सब करने के कारण जो चाइना था वो डर गया। उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान ये इसलिए कर रहा है ताकि वो तिब्बत पे हमला कर सके और तिब्बत को चाइना से आज़ाद करा के उस पर कब्जा कर सके। तो उन्होंने भी अपने सैनिक जो थे बॉर्डर पे तैनात कर दिए, जिससे कि झड़प बढ़ती गई, लड़ाई झगड़े दोनों सैनिकों के बीच में बढ़ते गए। अब 20 अक्टूबर को दोनों सैनिकों के, दोनों देशों के बीच में हो गया युद्ध, जो कि 1 महीने तक चला गया था। 1962 में ये युद्ध हुआ था, 20 अक्टूबर को चालू हुआ था और 21 नवंबर तक चला था 1962 का ये युद्ध। इसमें जो चाइनीज ग्रुप था वो हमारे ये मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके से 60 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका था। अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ चढ़ के समतल इलाके तक पहुंच चुके थे, जो कि तेजपुर वाला इलाका है ब्रह्मपुत्र के पास, वहां तक इन लोग पहुंच चुके थे 60 किलोमीटर। उसके बाद उन्होंने फिर से प्रस्ताव दिया कि अक्साई चीन आप हमें दे दीजिए, हम 20 किलोमीटर पीछे जाएंगे। बट उनका ये कहना था कि हम यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे हटेंगे, जबकि वो 60 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस चुके थे। तो फिर से कि हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने उसे मना कर दिया और फिर थोड़ी और लड़ाई झगड़े हुए, दोनों युद्ध 5-6 दिन और चला। उसके बाद चाइनीज सरकार जो थी उन्होंने अपने सैनिकों को पीछे बुला लिया और वो मैकमोहन लाइन से पीछे चले गए।
हालांकि वो मैकमोहन लाइन से पीछे गए थे, बट जो अक्साई चीन वाला इलाका है, जो लद्दाख वाला, वहाँ से वो पीछे नहीं हटे। और तब से लेके आज तक उनका अक्साई चीन पे कब्जा है। वो जो हमारा भारतीय इलाका था, अब वो हमने हटा के अपने जो वो मैप है उसे चेंज कर लिया, उसे पीछे कर लिया। अक्साई चीन तब से लेके आज तक चाइना के कब्जे में। अब उस वक्त जो था, भारतीयों ने एक बहुत बड़ा नुकसान झेला था, क्योंकि जो पता नहीं, वो जो चाइना था वो पहले से ही तैयार था, उनको कंटिन्यूस वेपन की सप्लाई मिल रही थी। अब इससे भारतीय लोगों ने बहुत अच्छा सबक लिया और साथ ही साथ हर जगह फिर हेलीपैड, अपनी एयरफोर्स और नेवी का भी अगली लड़ाइयों में प्रयोग किया। और फिर रोडें बनवाई, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका था वहाँ पूरी रोडें बनी, हेलीपैड्स बने, ताकि जो अब कभी ऐसे मौका या कुछ ऐसी आपत्ति आए लड़ाई या युद्ध की, तो हम उससे डट का सामना कर सके। और यही हुआ। 1965 और 1967 की लड़ाई में मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें कि हमारे 80 सैनिक जवान शहीद हुए थे और उनके 300 जवान। तो ये सब आए दिन चलता रहा। अब 1993 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट बनाया गया, जिसके तहत एक LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, को ड्रॉ किया गया, जिसमें थी ये था कि अगर चाइनीज इस साइड नहीं जा सकते और भारतीय उस साइड नहीं जा सकते, ये एक सीमा रेखा बनाई गई। बट उसमें भी कई पॉइंट्स ऐसे थे जिन्हें कि ग्रे एरिया बोला जाता है, जैसे कि पेंगोंग लेक और गलवान वैली। ये सब ऐसे इलाके थे जहाँ की हम लोग ने LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ रिवर क्रॉस हो रही थी या फिर वहाँ पहाड़ी इलाका था। ये बहुत छोटा इलाका है जहाँ आज भी घुसपैठ होती रहती है और लड़ाई झगड़े दोनों देशों के सैनिकों के बीच में होते रहते हैं। 1996 में एक और पॉलिसी आई, जिसे बोला जाता है नो गन पॉलिसी एग्रीमेंट। इसके तहत ये बोला गया कि जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ड्रॉ की गई थी, उसके 2 किलोमीटर इस साइड, 2 किलोमीटर उस साइड, दोनों तरफ कोई भी गन, ऑपरेशन, ब्लास्ट, कुछ भी वेपन्स का यूज नहीं किया जाएगा। उसी के चलते आज तक भी अगर हमारे दोनों सैनिक लड़ते हैं, भारतीय और चीन सैनिक लड़ते हैं, जब भी उनके बीच में भिड़त होती है, झड़प होती है, तो वो सिर्फ हाथों से लड़ते हैं, डंडों से लड़ते हैं, पर वहाँ कोई भी गन फायरिंग ये सब नहीं किया जाता, क्योंकि ये 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद 2013 में एक और एग्रीमेंट पास हुआ, जिसके तहत ये बोला गया कि नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ LOC पे पेट्रोलिंग नहीं होगी। मतलब जो, जैसा कि मैंने बताया, ग्रे एरिया, पेंगोंग लेक और हमारी गलवान घाटी, इन सब में पेट्रोलिंग नहीं होगी। अगर पेट्रोलिंग नहीं होगी तो जो दोनों सैनिक है वो आमने सामने नहीं आएंगे और एक दूसरे से भिड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी 1947 आज़ादी के टाइम से लेके अब तक के हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जितने भी पॉलिसी, एग्रीमेंट, डिस्प्यूट्स, युद्ध जितने भी हुए, सबके इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब जो हाल फिलहाल की जो अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड वाइड का ध्यान हटाने के लिए कोरोना वायरस से ये सब कर रहा है, ताकि उन पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि उनके कारण पूरा देश, पूरा हमारा विश्व जूझ रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये बोला जा रहा है कि लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जो बीच में 2 देश आते हैं हमारे, नेपाल और भूटान, ये 5 जगहों पे चाइना अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। इसलिए वो कर रहा है क्योंकि भारतीय जो हैं अभी वो कोरोना से जूझ रहे हैं, तो ये उनके लिए सही मौका है कि वो अभी सब चीज़ों में कब्जा कर ले, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि चाइना जो है कोरोना से अब बहुत हद तक बाहर निकल चुका है। तो उनके पास ये बहुत अच्छा समय है कि वो भारतीय सैनिकों पे हमला करके ये सब जो जगह हैं वो कब्जा कर ले। तो ये भी एक वजह बताया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और वजह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एक हाईवे बना रहा था, जिसके चलते ये सब डिस्प्यूट्स हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे। हम इस पर भी एक नई वीडियो बनाएंगे कि ये जो अभी पूरे जो भी सिचुएशन चल रही है दोनों, वो क्या है। फिलहाल ये वीडियो थी कि अब तक की कितनी पॉलिसी और क्या क्या अपनाया गया है, क्या क्या दोनों देशों के बीच में हुआ है, ये कैसे इतना तक पहुंच चुका है, क्यों अब तक बॉर्डर नहीं बनाया गया। तो हमने उसकी आपकी इन्फॉर्मेशन बता चुके हैं कि कई ग्रे एरिया हैं जहाँ ये सब होता है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल कलर के बटन दिया है जिसमें लिखा है सब्सक्राइब, उस बटन को क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, एक घंटी का बटन आएगा, उसमें भी क्लिक कीजिए और उसमें ऑल करना ना भूलिए, ताकि हमारी सारी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आप तक आए। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सोशल और पॉलिटिकल इशू के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ कुछ नॉलेजेबल और फैक्ट वाली बातें भी करते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली ग्रुप्स में, ताकि वो भी इस बारे में सारी चीज़ें जाने और साथ ही साथ कई नॉलेजेबल वीडियोस हम डालते रहते हैं उसके बारे में भी जाने। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया कर लाइक बटन को भी दबाइए और साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।